सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले दैट इज फ्रॉम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। सो ये इस क्वेश्चन का टेक्स्ट कहता है कि पॉइंट मासेस ऑफ मास स्मॉल m आर एट रेस्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर n गॉन as illustrated in the figure for n equal to 6. Sorry, वो फिगर मैंने ड्रॉ करवाया. How does the system move if only gravitational acceleration acts between the body? How much time elapses before the bodies collide if n equal to 2, 3 और 10? So ये क्वेश्चन को करने के लिए मैं अगर इसका एक डायग्राम बनाने जाऊँ फॉर n इक्वल टू 6, तो उसका डायग्राम कुछ इस वे में बनेगा कि यहाँ पे मैंने कॉर्नर्स को एज डॉट्स दिखा दिए और ये रहे मेरे सारे कॉर्नर्स. सो लाइक ये पॉलीगन बन गया जिसका सेंटर ये है, और ये पॉलीगन में ये टोटल 6 मासेस के लिए डायग्राम बनाया. ऑल्दो हम जनरल के लिए एक्सटेंड कर देंगे इसे, बट सपोज मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 और ऐसे डॉट डॉट जाते जाएंगे और यहाँ पे ये nth है. तो अब आपको यहाँ पे फोर्सेस को अंडरस्टैंड करना होगा. हो क्या रहा होगा कि सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला मास है उसे एक तो एक अट्रैक्शन यहाँ से मिल रहा होगा एन की तरफ यहाँ पे, और एक 2 से भी इधर अट्रैक्शन मिला. सपोज हम 6 वाला केस स्टडी कर रहे हैं, तो ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है. तो ये फोर्स की डायरेक्शन इधर हुई और यहाँ पे ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में हुआ. फिर यहाँ पे ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये हो गई और यहाँ पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये हुई और फिर इस फोर्स की डायरेक्शन ये हुई. सो लाइक हर एक फोर्स जो एक्ट हो रहा होगा वो अट्रैक्टिव लग रहा होगा, इन डायरेक्शन में लग रहा है. अब मुझे पता है कि जो 1 और 6 के बीच में फोर्स है वो 1 और 2 के बीच में ही होगा, सेम मॉड होगा उनका, सॉरी. तो आप देखने जाओ तो सेम वैल्यू है उन फोर्सेस की, तो नेट उनका इसी डायरेक्शन में आ जाएगा 1 और 4 के बीच में ये जो लाइन है. फिर आप 1 और 5 के बीच में और 1 और 3 के बीच में जो है उसे ऑब्जर्व करो, तो उनका भी नेट इसी के लाइन में आ जाएगा. और फिर 1 और 4 का बीच में जो है वो तो इसी डायरेक्शन में है. सो लाइक सभी कंपोनेंट्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ जा रहा है, ये 1 to 4 के ही डायरेक्शन में. नेट फोर्स अगर आप समझो तो नेट फोर्स ऐसे डायगनली आ जाएगा. तो सपोज ये किसी जनरल एन के लिए बना होता, तो लाइक मैं एन की नंबरिंग करना स्किप कर दूंगा और ये सपोज एन के लिए मैंने ऐसे बनानी है जनरल, तो उस केस में नेट फोर्स ऐसे डायगनली उस पर एक्ट हो रहा है सेंटर की तरफ. सेंटर, ये जो पॉलीगन का सेंटर है उसकी तरफ उसका फोर्स एक्ट हो रहा है. अब ये जो एन है, ये जो सपोज मैं 2 नंबर वाली बॉडी को ऑब्जर्व करूं तो उस पर भी तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा, इस पे भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा, इस पे भी इसी डायरेक्शन में लगा. मतलब सभी सेंटर के टुवर्ड्स बढ़ रहा है और सभी पे फोर्स सेम लग रहा है, सभी का मास सेम है. तो हर वक्त वो एक न्यू पॉलीगन फॉर्म करेंगे. मतलब वन सपोज डिस्प्लेस होके अब इधर आ गया, न्यू पोजीशन उसकी, तो एन भी सिमिलरली डिस्प्लेस होके इस डायरेक्शन में आ जाएगा सेंटर की टुवर्ड्स. ये भी सेंटर के टुवर्ड्स ऐसे आ जाएगा, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी और ये भी. तो यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि वो लोग हमेशा एक पॉलीगन तो फॉर्म करते रहेंगे, और क्या होगा कि धीरे धीरे पॉलीगन की ये जो लेंथ है वो रिड्यूस होके 0 हो जाएगी और तब वो आपस में कोलैप्स कर जाएंगे सेंटर पे. सो ये है एक इंट्यूशन जो कि हम ये प्रॉब्लम देखने पे बना सकते हैं. अब हम ये नेट फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे वो मेजर करने पे अब आता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो मैं इसको नेट फोर्स ढूंढना है मुझे, मैं इसका डायग्राम वापस बना देता हूँ. तो नेट फोर्स ढूंढने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि पहला तो मुझे इस बात का आइडिया आ गया है कि सभी के कारण जो नेट फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है पॉलीगन के. तो इस पे ये जो फोर्स आ रहा होगा मुझे नेट इसी डायरेक्शन में मिल रहा है वाला है. तो मैं क्या करूं, सपोज फोर्स इन दोनों के बीच में जो एक्ट हो रहा है वो देखूं, उसका कंपोनेंट नेट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा. सपोज मैं इसकी बजाय इसे ड्रॉ कर देता हूँ, नेट फोर्स उनका इसी डायरेक्शन में आ जाएगा.
अब दूसरी बात जो कि हमें इन क्वेश्चन में दे रखी है वो ये है कि ओरिजिनली ये जो सेंटर ओ है, मैंने डायग्राम नहीं बनाया बट इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैपिटल आर है। ओके, सो ये जो सेंटर ओ है उससे इसकी डिस्टेंस कैपिटल आर है, और बेसिकली ये फोर्स उसे इस डायरेक्शन में लग रहा है इस मास के कारण। तो मेरे को ये फोर्स का कंपोनेंट ये ब्लूइश डायरेक्शन में क्या है वो कैलकुलेट करना है। तो लाइक मेरे को ये फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं, है ना, ये वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा, ये लेंथ कितना है, क्योंकि बेसिकली दो मासेस के बीच में ये लेंथ हुआ उनका। तो मुझे पता है कि मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ जिसमें ये दोनों लेंथ इक्वल है आर के, और ये एक्स है सपोज। अब ये एंगल क्या होगा वो भी आप सोचो। ये एंगल बेसिकली अगर कंप्लीट एंगल 2 पाई है और मैं जनरल के लिए सोच रहा हूँ तो ये 2 पाई बाय एन होगा, क्योंकि पहली बात तो सभी इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, और दूसरी बात कि सभी इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे एन एंगल्स बन रहे होंगे, तो 2 पाई एन इसका पार्ट होगा। तो नेट तो 2 पाई है बट इसका 2 पाई बाय एन होगा पार्ट। अब मेरे को ये एक्स ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ, हम यहाँ पे कोसाइन लॉ लगा सकते हैं। हमें पता है कि कोसाइन लॉ क्या कहता है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r इंटू आर इंटू कोस 2 पाई बाय एन। सो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर, जिससे मैं देखूं तो x आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, 2r स्क्वायर 1 माइनस कोस 2 पाई बाय एन। सो ये एक्सप्रेशन मैं ला पाया हूँ। अब मेरे को एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, तो मेरे को ये दिख जाएगा कि ये फोर्स किसके इक्वल आया, आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय एन, क्योंकि 1 माइनस कोस टू थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये बाय 2 का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। सो ये फोर्स की वैल्यू आई। अब मैं स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लूँ तो जो एक्स उन फोर्स की वैल्यू नहीं, आई एम सॉरी, ये डिस्टेंस उन दोनों के बीच में आई आर साइन पाई बाय एन। सो ये फोर्स उस पर इतना एक्ट हो रहा है। अब उसका भी मेरे को ये कंपोनेंट देखना है, तो मुझे ये पता है कि ये एंगल 2 पाई बाय एन है, और ये दोनों साइड सेम है, तो ये एंगल अगर एक्स होता है तो ये भी सपोज अल्फा होता है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ओके, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ कि 2 अल्फा प्लस 2 पाई बाय एन किसके इक्वल होगा, पाई, क्योंकि एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, रेडियंस में पाई कह सकता है। सो यहाँ से मुझे मिला अल्फा प्लस पाई बाय एन इक्वल टू पाई बाय 2। तो अल्फा सिंपली आ गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय एन। अब अल्फा ये एंगल आया, तो मुझे कोस अल्फा लेना है, इसका मतलब मेरे को साइन पाई बाय एन लेना है। सबसे पहले तो फोर्स कितना है, जो ग्रीन में फोर्स है वो बेसिकली कितना होगा, जी स्मॉल एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय एन, और उसका ये कंपोनेंट मुझे देखना है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन पाई बाय एन से, क्योंकि अगर मैं इसका कोस लेने जाऊंगा तो मेरे को साइन पाई बाय एन ही मिल जाएगा। सो ये फोर्स तो हुआ इन दो मासेस के बीच में। अब आप इसे जनरल के लिए एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा जो मास है जो कि इससे बेसिकली एंगल बना रहा है 4 पाई बाय एन, तो यहाँ पे जहां जहां मैंने 2 पाई बाय एन लिखा है मैं 4 पाई बाय एन लिखूं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से वो डिवाइड होके 2 पाई बाय एन ही बन जाएगा। तो मेरे को उसके लिए भी यही एक्सप्रेशन मिलेगा, लेकिन जहाँ पाई है उसकी जगह 2 पाई होगा, और यहाँ पे भी 2 पाई आएगा। सो लाइक थ्रू इंट्यूशन मुझे ये बैठ गया है कि उसके कारण जो फोर्स होगा वो होगा जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई बाय एन
इंटू साइन 2 पाई बाय n। सिमिलर वे में टर्म्स जाएंगे, बट यहाँ पे दिक्कत ये रहती है कि कई लोग n टर्म्स बोल देता है। n नहीं होगा यहाँ पे, टोटल जितने टर्म्स होंगे ना वो n-1 होंगे, n-1 टर्म्स होंगे। तो लाइक इसे आपको प्रॉपरली लिखना है इन टर्म्स ऑफ सपोज समेशन। वैसे हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी कि जहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे थे, तो ये 2 है और यहाँ से भी 2 आएगा तो ये 4 हो जाना था, तो यहाँ से x ट्वाइस आ जाता, तो यहाँ पे ये 4 का फैक्टर आ जाएगा, सॉरी। ओके, सो ये मुझसे रह गया, ये 4 का फैक्टर यहाँ पे आएगा। सो मैं इसे समीशन के फॉर्म में लिखने जाऊं तो gm² / 4r² कॉमन आ गया और अंदर समेशन बन गया, समेशन फ्रॉम सपोज j = 1 to n-1 ऑफ, हर बार ये साइन पाई बाय n से साइन स्क्वायर पाई बाय n कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/sin पाई j/n। सो फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ये समेशन हम ले आ पाए हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक हमने फोर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की है, बट एक्चुअल क्वेश्चन में हमें ढूंढना था कि कितना टाइम एलैप्स होगा जिससे पहले वो कोलाइड करे। अब कोलाइड वो कहाँ कर रहे हैं ये तो मुझे आइडिया आ गया कि ये लोग ओ पे कोलाइड कर रहे हैं, सेंटर पे उनके। तो मेरे को एक तरीके से टाइम ढूंढना है कि वो यहाँ से सेंटर तक पहुंचेगा कितने टाइम में। अब ये क्वेश्चन को ना थोड़े से हम डिफरेंट वे में अब इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि मास m को अट्रैक्ट करते हुए ये फोर्स F एक्ट हो रहा है, इसलिए मैं एक यहाँ पे मास कैपिटल M सपोज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे फिक्स किया है मैंने, ठीक है। तो मैं कैपिटल M को मान रहा हूँ कि कैपिटल M की वैल्यू है gm/4 समेशन, सॉरी m/4 मैं लिख देता हूँ, समेशन j = 1 to n-1 1/sin पाई j/n। सो लाइक ये पूरा एक कांस्टेंट स्टफ है, बट आप समझने की कोशिश करो तो m, ये जो मास कैपिटल M है और ये जो मास स्मॉल m है, उनके बीच में अगर मैं फोर्स का इक्वेशन बनाने जाऊं तो मेरे को वापस यही फोर्स F मिल जाएगा। तो मैं बाकी सारे आर्टिकल्स को इग्नोर करके एक मास कैपिटल M ले लेता हूँ अभी सिचुएशंस को समझने के लिए। तो यहाँ पे कैपिटल M की फोर्स से ही अट्रैक्ट होते हुए इधर आ रहा है, तो क्यों ना हम इसे प्लानिटरी मोशन से कंपेयर करने चाहें। प्लानिटरी मोशन में होता क्या है, सपोज जैसे कि हम अर्थ के ऑर्बिट के बारे में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें ये पता आ जाता है कि सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ अपना, यस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। तो लाइक यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक एलिप्स बना दिया, ओके। ये रहा एक एलिप्स और ये रहे उसके दो फोकाई, फोकस यानी इसके ये दो फोकस है, उनका कोऑर्डिनेट क्या होता है, AE, 0 और -AE, 0। ये एक एलिप्स के केस में हमें पता है, जहाँ E मेरा एसेंट्रिसिटी है। तो लाइक मैं मान लूँ सन इधर है, सन इस पे है और अर्थ इधर रिवॉल्व कर रहा है इस एलिप्टिकल पाथ पे, ओके। तो ये चीज यहाँ पे हमें कैपलर ने 3 लॉ दिए थे जो कि हम एक एलिप्स के केस में लगा सकते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे भी क्या मानते हैं कि सन स्टेशनरी यहाँ पे फिक्स है और अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। अगर मैं इसी सिचुएशन में यहाँ पे कैपिटल M दिखाऊं तो जस्ट एक चेंज है, अर्थ के पास इनिशियली स्पीड है तो वो इस एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है, बट वो जो मास है उसे तो जस्ट हमने रिलीज किया तो वो डायरेक्ट अट्रैक्ट होते हुए उसकी तरफ जाएगा। मतलब आप क्या समझ सकते हो कि एलिप्स के लिए हमें ये पता है कि ये सपोज मेजर एक्सिस की, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ b है और
सेमी मेजर नहीं, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ बी है और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ए है सपोज, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बी को टेंड टू जीरो कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये एलिप्स है ना नीचे नीचे ऐसे कंप्रेस हो जाएगा पूरा। सो लाइक वो एलिप्स को हम कहते हैं डीजेनरेट एलिप्स, जो कि पूरा के पूरा दब गया है आई थिंक, अगर हम प्रॉपरली समझने की कोशिश करें तो लाइक उसमें लिमिट बी इज टेंडिंग टू जीरो। तो उस केस में होगा क्या कि हमें पता है कि बी अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो, क्योंकि इसेंट्रिसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - b² / a²। तो उस केस में बी अगर आप जीरो रखने जाओगे तो इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जो फोकस मेरा ए ई कॉमा जीरो दिख रहा है और ये जो कोऑर्डिनेट ए है वो दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे। मैं इसके लिए एक अलग से ड्राइंग बनाने जाऊँ, सॉरी डायग्राम बनाने जाऊँ, तो हो क्या रहा है कि मेरा मास स्मॉल m इधर है और कैपिटल M इधर है, ओके। तो ये जो मेरा मास स्मॉल m है वो मुझे इतना तो आइडिया आ गया कि वो अट्रैक्ट होते हुए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो लाइक वो इस टाइप से एक लीनियर मोशन कर रहा होगा इस लाइन में। तो हर बार वो इस लाइन में ही मूव कर रहा है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं इसे एक एलिप्स की तरह समझूं, ठीक है। अगर मैं इधर इसे एलिप्स की तरह समझूं तो इस एलिप्स की माइनर एक्सेस तो जीरो है, ये मुझे पता चल गया, बी टेंड कर रहा है जीरो को। अब ए की वैल्यू क्या है, मेजर एक्सेस क्या है, क्योंकि एलिप्टिकल पाथ होगा ये तो मेरे को आइडिया है, लेकिन मेजर एक्सेस क्या है उस एलिप्टिकल पाथ की। सबसे पहले ये जो मास कैपिटल एम होगा जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है वो या तो -ae, 0 पे है या तो ae, 0 पे है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट या तो -a, 0 हो सकता है या a, 0 हो सकता है। बट आप समझना a, 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनिशियली ये जो m का पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट ही a, 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो -a, 0 ही होगा। ये हमें पता चल गया क्योंकि e की वैल्यू तो 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट -a, 0 होगा। और इस केस में बेसिकली जो मेरा बेसिकली सन है या फिर मास कैपिटल एम है वो इधर है, तो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस a बन गई और वो इस टाइप से एक एलिप्स के अराउंड रोटेट कर रहा है। लेकिन इस एलिप्स की मेजर एक्सिस की लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है। तो मेरे को पता है कि इन दोनों के बीच में लेंथ इनिशियली तो कैपिटल आर थी, तो मेजर एक्सिस की सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू होगी r/2, ओके। सो लाइक इसे हम एलिप्स की एलिप्टिकल मोशन की तरह कंसिडर करने की कोशिश करें तो एक डीजेनरेट एलिप्स पे ये मूव कर रहा है जिसकी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है r/2। आई होप आपको ये पार्ट तक वीडियो सब कुछ समझ में आया होगा। सो अब हमें कैपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, कैपलर्स थर्ड लॉ हमें कहता है कि p² इज प्रोपोर्शनल टू a³। कैपलर्स थर्ड लॉ तो हमें यही कहता है। और दूसरी बात कि हमने अभी तक देखा है कि जस्ट अ सेकेंड, ये सॉरी ना ये सारा था। बेसिकली हमने अभी तक ये देखा कि ये इस टाइप के एक डीजनरेट एलिप्स पे मूव कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पे कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करूँ तो मुझे ये पता है कि कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन मुझे कहता है कि कैपलर्स थर्ड लॉ हमें क्या कहता है कि टाइम पीरियड एक तो इनवर्सली टाइम स्क्वायर t² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a³, और उसे हम अनदर फॉर्म में ये कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a³ / gm। अब ये टाइम पीरियड क्या हुआ, मासम यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस यहाँ आया, उसका टाइम पीरियड हुआ ये तो। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमें मासम का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का ही टाइम देखना है, तो वो टाइम होगा पाई
ए की वैल्यू क्या है, r/2 के इक्वल, तो r³/8 gm। वैसे तो यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए, बट वो टाइम हुआ टोटल टाइम पीरियड है क्योंकि ये, बट हमें यहाँ से यहाँ जाने का ये टाइम से ही मतलब है, तो मैं उसका हाफ कर लूंगा क्योंकि मुझे ये पता है कि इक्वल टाइम ही लगेगा। सो बेसिकली हमारे केस में मेरे को ये टाइम फाइंड आउट करना है, तो उसकी वैल्यू सिंपली इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगी। हमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा और डायरेक्ट आंसर हमें मिल गया कि जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू ये है। और वहीं हमने फोर्सेस के बारे में जो सोचने की कोशिश करी, तो फोर्सेस के बारे में सोचने से हमें ये मास कैपिटल एम है उसकी वैल्यू का आइडिया आया। अब ये कैपिटल एम की वैल्यू भी हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो मुझे एक तरीके से टाइम पीरियड मिल जाएगा, और टाइम पीरियड बेसिकली एन से डिपेंडेंट आएगा। अब फर्दर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अब जस्ट कैलकुलेशन स्टफ है जो कि मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। n=2 के लिए देखना है तो भी आप कर सकते हो, n=3 के लिए भी कर सकते हो, बट हाँ n=10 के लिए आप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको कैलकुलेटर्स रिक्वायर करता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का पर्पस समझ में आया होगा कि एलिप्स कैसा बन रहा है। यहाँ पे डीजनरेट एलिप्स से कहते हैं नाम, बेसिकली जहाँ बी अप्रोच कर रहा होता है जीरो को, और हम एलोंगेटेड एलिप्स कहते हैं जब ए टेंड कर रहा होता है जीरो को, मतलब वो पूरा ऐसे बल्ज शेप कर लेता है जहाँ इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इनफिनाइट होती है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ओके, बाय एवरीवन।